काशीपुर गांव में दिसंबर की पहली सुबह थी। धूप अभी तक आंगन में निकली भी नहीं थी। गांव में ठंड अपनी पूरी ताकत से उतर चुकी थी। कोहरा इतना घना था कि सामने के कुएं की मुंडेर भी दिखाई नहीं देती थी। उसी गांव में एक छोटे कच्चे घर में नई बहू आई थी काव्या, जिसकी इस ससुराल में पहली ठंड थी। काव्या एक अमीर खानदान की बेटी थी, जिसे हर सुविधा, हीटर, गीजर और गर्म कमरे की आदत थी। लेकिन आज वो अपने छोटे और सादे ससुराल में पहली ठंड का सामना कर रही थी। उसकी शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे। वो अपने ही पिता के ड्राइवर अंकित से प्यार कर बैठी और उससे शादी कर उसके गांव में आ गई। उस रोज सुबह सुबह अभी अभी खुली ही थी कि कमरे से ठंड से कांपती हुई आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ये ठंड तो हड्डियों तक चढ़ रही है, यहाँ हीटर भी नहीं है। वो कांपती हुई रजाई में लिपटी बैठी थी। कमरे की मिट्टी की दीवारें ठंड में बर्फ जैसी लग रही थी। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मानो बर्फ की सिल्ली उठाकर लाई हो। उधर रसोई में उसकी सास शांति देवी चूल्हे में लकड़ियां जला रही थी। काफी देर तक जब बहू रसोई में नहीं आई, तब वो रसोई से ही बड़बड़ाते हुए बोली, अरे अंकित की बहू अब तक सो रही है क्या? इतनी देर हो गई। उसी वक्त अंकित कमरे से बाहर आया। माँ बहू सो नहीं रही, बल्कि ठंड से कांपते हुए रजाई में कुकड़ी बनकर बैठी है। ये सुनकर शांति देवी ने हाथ झाड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ? हमारी भी तो पहली ठंड थी। कभी हमने तो कभी ऐसे नखरे नहीं दिखाए, बल्कि सुबह 4 बजे उठ जाते थे चक्की पीसने। खैर चलो, बुलाओ बहू को, नहीं तो घर का कामकाज कैसे चलेगा। फिर अंकित ने कमरे में जाकर काव्या को देखा। उसके गाल लाल, हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़े हुए थे। तुम्हें सच में बहुत ठंड लग रही है दीदी। अंकित, ये रजाई तो जैसे हवा रोक ही नहीं पा रही। कोई गर्म कमरा है क्या? या ब्लोअर, गर्म हीटर नहीं है यहाँ, या हेयर ड्रायर? कुछ तो होगा जिससे मुझे गर्माहट मिल सके। ये सुनकर अंकित मुस्कुरा उठा। यहाँ कमरे तो है, लेकिन गर्म करने वाली कोई मशीन नहीं। चलो रसोई में चूल्हे के पास चलते हैं, चूल्हे की गर्मी से ठीक लगने लगेगा। हाँ, लेकिन वहाँ भी तो चूल्हे का धुआं लगेगा। लेकिन इस ठंड से तो धुआं ही ठीक है। रसोई में ही चलते, नहीं तो कुछ देर बिना आग के यहाँ रही ना तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब काव्या अंकित के साथ रसोई में चली जाती है। धुएं की स्मेल और लकड़ी की सौंधी महक पूरी रसोई में फैली हुई थी। आओ बहू रानी, शहर की राजकुमारी, ठंड से कांप रही हो क्या? वो माँ जी, आदत नहीं है ना इतनी ठंड की। हाँ भला, हाँ भाभी, भला आदत कैसे होगी? वहाँ तो सुबह क्या रात को भी गर्म हवा चलती होगी। शहरों में तो ठंडक पाने के लिए एसी जैसी मशीनों की आदत हो जाती है, तब जाकर इन्हें ठंडी हवा मिलती है। क्यों, सही कहा ना भाभी? अच्छा बस कर, अब तू अपनी भाभी को पाठ मत पढ़ा। बहू, चूल्हे के पास बैठो, अदरक वाली चाय बनाती हो, इससे ठंड उतर जाएगी। चूल्हे के पास बैठने से अब काव्या चूल्हे की गर्मी लेने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ पैर में गर्माहट आने लगी। आहा, स्वर्ग यही है। इतनी ठंड में गर्मी मिल जाए तो भला और क्या चाहिए। फिर सास ने उसे चाय बनाकर दी और कहने लगी, एक बात बताओ बहू, तुम शहर में घर का काम करती थी? नहीं माँ जी, कभी नहीं, क्योंकि वहाँ नौकरानी आती थी। पूरी रसोई जैसे 1 सेकंड को चुप हो गई। फिर सास ने उससे कहा, वाह, हमारी बहू तो महारानी निकली। यहाँ तो सुबह से शाम तक हाथ चलाने पड़ते हैं और सारी उम्र निकल गई काम करते हुए, लेकिन मजाल है किसी ने आज तक मदद भी की हो। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? मैं तो तुम्हारी मदद करती हूँ ना। हाँ, वो भी डंडे मार मार कर थोड़ा बहुत काम करवाती हूँ। सोचा था बेटी की शादी होगी, नई बहू आएगी, तब आराम मिलेगा, लेकिन बहू तो हमारी महारानी निकली। यहाँ तो उल्टा बहू को चाय बनाकर देना पड़ रहा है। ये सुनकर काव्या हाथ में कप लिए बैठी थी। कभी वो अपनी चाय को देखती, कभी अपनी सास को। काव्या ने महसूस किया कि छोटे ससुराल में सिर्फ ठंड ही नहीं, बहुत सारी बातें कड़वी भी होंगी। लेकिन उस वक्त चूल्हे के पास बैठकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। बहू, अब तुझे ठंड लग रही है तो तू एक काम कर, चूल्हे के पास बैठकर काम कर। ये सब्जी छौंक दे, मैं तब तक दूसरे काम निपटा लूं। ये सुनकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई और वो बोली, हैं, लेकिन मैंने तो जिंदगी में चूल्हे पर कभी सब्जी नहीं बनाई। लेकिन वो बोल नहीं पाई। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। फिर उसने चूल्हे की आंच को देखा। शोलों की दहकती गर्मी, लकड़ी का धुआं, गरम गरम पतीला। उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था और ठंड से कपकपी भी। अब उसने कढ़ाई चूल्हे पर रखी और उसमें तेल डाल दिया। कढ़ाई में जरा सा पानी था, जिससे उसमें तेल डालते ही उसमें से चटक चटक की आवाज आने लगी। फिर घबराहट में वो पीछे छिटक गई। ये देख ननद हंसने लगी। अरे रे रे, आग देखकर डर गई भाभी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ये सब तो नॉर्मल है, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। इसके बाद जब काव्या नहाने गई तो टंकी का पानी बर्फ जैसे था। बढ़ गई। काव्या जल्दी से आंगन में बने बाथरूम से निकलकर बाहर आ जाती है। क्या हुआ?
अरे कितना ठंडा पानी आ रहा है इस टंकी से, सीधे हिमालय से उतर कर आ रहा है क्या? हालत खराब हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहा रही, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर नहीं नहाओगी तो माँ गुस्सा हो जाएंगी। हमारे यहाँ गर्मी हो या सर्दी सबको नहाना ही होता है। अरे तो गीजर क्यों नहीं लगवाया? यहाँ गीजर वीजर नहीं है भाभी। लो ये पानी चूल्हे पर गर्म कर लो और उसी से नहा लो। चूल्हे की तरफ जाने लगी। बाल्टी इतनी भारी थी कि उसके हाथ दुखने लगे। पता नहीं मैं कैसे रहूंगी यहाँ। फिर कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आती है तो ठंड से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो झट से अंदर जाकर चूल्हा जलाकर उसके पास बैठ जाती है। उस रोज बाहर पूरी तरह से कोहरा था। बाहर का मौसम ही ऐसा था कि काव्या को उस कोहरे को देखकर ही कपकपी छूटने लगी थी। हे भगवान, न जाने यहाँ के लोग कैसे ठंड में दिन काटते हैं। मुझसे तो ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तभी उसकी सहेली सुकन्या का शहर से उसे फोन आता है। हेलो माय डियर, कैसी है तू और क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है और क्या। इतनी धुंध है कि सामने वाला घर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बिस्तर में बैठे बैठे भी बुरी तरह से ठंड लग रही है। अरे तो ब्लोअर चला लेना। तो पागल हो गई है? ब्लोअर होगा तो चलाऊंगी ना। तभी कहा था उस अंकित से शादी मत कर। फिर दिन तक कोहरा बढ़ता ही गया। ठंड इतनी थी कि बिस्तर में जाकर भी रजाई गर्म ही नहीं हो रही थी। ये रजाई इतनी पतली क्यों है अंकित? मैं इस पतली सी रजाई में नहीं सो पाऊंगी। बहुत पुरानी है रजाई, यूं समझो मेरे दादा दादी के वक्त की है। अब तुम तो जानती हो गांव में हर चीज जल्दी बदल नहीं पाते। अगर तुम कहो तो मैं गांव की गर्म बोरियों से बनी रजाई ले आऊं। है? बोरी की रजाई? आखिर वो कैसी होती है? रजाई जैसी और कैसी, हमारे गांव में ज्यादातर सभी वही औरतें। तभी उसकी सास ने उसका दरवाजा खटखटाया। बहू ये लो, ये पुरानी भारी रजाई है, इससे गर्माहट आ जाएगी, इसे ओढ़ लो। हम गांव के लोगों की तो आदत होती है ठंड झेलने की, इसलिए तुम इसे रख लो और वो वाली मुझे दे दो। थैंक यू माँ जी। फिर कुछ देर बाद उसे अच्छी सी नींद आ गई। लेकिन 4 बजते ही सास ने बहू का दरवाजा खटखटा दिया। काव्या बहू उठ गई तो आजा, मेरे साथ अनाज साफ करवा दे। सास के कहने पर काव्या ने बिस्तर छोड़ा और तुरंत उसकी तरफ हाथ बटाया। उसके नाजुक हाथों में जैसे भूसी चुभ रही थी, पर फिर वो चुपचाप काम करती रही। धीरे धीरे सास की आंखों में उसकी मेहनत की चमक दिखाई देने लगी। बहू तुम मेहनत से नहीं डरती, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। इसके बाद दोनों सास बहू ने बैठकर ढेर सारी बातें की। लेकिन फिर शाम को काव्या को तेज ठंड लग गई, साथ ही उसे बुखार भी चढ़ाया। अरे इसका शरीर तो पूरी तरह गर्म है, माँ लगता है इसे तेज बुखार है। हे भगवान, लगता है बहू को ससुराल की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। माँ भाभी शहर की रहने वाली, जहाँ ठंड ना के बराबर होती है। अब एकदम से इतनी ठंड देखेगी तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? तू ठीक कहती है। अंकित तुम दोनों बहू का ध्यान रखो, मैं तब तक इसके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। जिसके बाद उन्होंने उसके लिए गर्म काढ़ा बनाया। ननद ने उसके पैरों में सरसों का तेल लगाया और अंकित ने उसके सर की मालिश की। उस छोटे ससुराल का हर इंसान उसकी देखभाल में लग गया। काव्या बहू ये ले, काढ़ा पी ले। उन सबको अपने लिए इतना परेशान होता देख काव्या की आंखें नम हो गई। माँ जी, मैंने सोचा था कि यहाँ सब मुझे ताने देंगे कि न जाने कैसी नाजुक लड़की है जो ठंड तक बर्दाश्त नहीं कर पाई, पर आप सबने तो मेरा इतना ध्यान रखा। बहू, घर में नई लड़की आए तो वो सिर्फ बहू नहीं, घर की बेटी भी बन जाती है। ये बात सुनकर काव्या का दिल भी पिघल गया। फिर 2 दिन बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई और फिर उसने सास से कहा, माँ जी, क्या मैं आज पूरे घर के लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाऊं? हमारी तरफ ठंड में यही बनाया जाता है और गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे बनाना सीख लिया था। अरे वाह बहू, बनाओ ना। आज घर में शहर का स्वाद आएगा। अदिति चूल्हे पर लग गई। धुआं उसकी आंखें लाल कर रहा था, पर वो मुस्कुराती रही। गाजर कद्दूकस करना, दूध गाढ़ा करना उसने सब प्यार से किया और जब हलवा तैयार हुआ पूरा घर उसकी खुशबू से महक गया और जब सबने उसे खाया तो वो बड़े खुश हुए। बहू, इतना स्वादिष्ट तो बाजार में भी नहीं मिलता, मजा आ गया। हाँ भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। मैं तो और लूंगा, और अदिति कल और बनाना। और कल मैं और सुधा भी तुम्हारी मदद करेंगे। उन सब का प्यार देखकर काव्या को महसूस हुआ कि ससुराल का घर भले ही छोटा था, लेकिन उन सब का दिल बहुत बड़ा।